अनुपमा जी, बहुत टाइम से हम वेस्ट बंगाल के इलेक्शन पे बात कर रहे थे और अब कल से वोटिंग फाइनली शुरू हो जाएगी। ये इलेक्शन की जो कैंपेन है, ये पूरा इलेक्शन इस बार का बहुत डिफरेंट रहा है पुराने सारे इलेक्शंस को अगर आप देखेंगे। इस बार बहुत से नारे नहीं लगे टीएमसी के लिए, खेला हो भी जैसे कोई स्टेटमेंट्स नहीं आए। इनफैक्ट बीजेपी ने अपनी पूरी नीति यहाँ पे चेंज कर दी। बीजेपी इस बार ममता बनर्जी के विरुद्ध बहुत से स्टेटमेंट्स नहीं निकाल रही है। अमित शाह 15 दिन से वेस्ट बंगाल के अंदर है, उसके बावजूद भी एज सच उन्होंने रैली नहीं की है और दूसरी जगह पे अपनी एक वॉर जोन बना के रखी है जहां पे वो पूरा इलेक्शन इस टाइम पे देख रहे हैं कि क्या और कैसे करना है। इस इलेक्शन के अंदर अलग अलग तरीके की बातचीत चल रही है और दूसरी ओर हमने देखा कि कैसे ममता बनर्जी ने अपनी बहुत सी जो तरकीबें हैं और चीजें वो चेंज कर दी। एसआईआर का पूरा नया टॉपिक आ गया। एसआईआर की वजह से पहली चीफ मिनिस्टर है जो खुद एसआईआर में इतना ज्यादा इंडल्ज हुई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई कि पूरा इलेक्शन बहुत डिफरेंट माना गया है। इस बार अगर मैं इलेक्शन की ग्राउंड रिपोर्ट्स बताऊं तो मैं ललन टॉप का वीडियो देख रही थी और साथ ही साथ मैं इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस पे ध्यान दे रही थी, तो उसमें यही बोला जा रहा था कि आधे लोग यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि टीएमसी का गेम खत्म हो चुका है, टीएमसी इस बार जाने ही वाली है, पर आधे लोग बहुत कॉन्फिडेंट है कि टीएमसी फिर से नहीं जाएगी। और जब लोगों से पूछा गया, जब वेस्ट बंगाल के अंदर नौकरी नहीं है इस टाइम पर, आपको चीजें सही से नहीं मिल पा रही, तो मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि नौकरी नहीं है तो क्या हुआ, हमारे घर कच्चे थे अब वो घर पक्के हो गए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि बंगाल के अंदर लोगों के अंदर डर तो है ही और उनके पास कोई पॉइंटर ही नहीं है ममता बनर्जी के डेवलपमेंट को यहाँ पे दिखाने के लिए। तो वो छोटी छोटी जो छोटी छोटी चीजें है ना, उसको यहाँ पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कच्चे से पक्का मकान लाना ये तो नेहरू जी के टाइम की बात हो गई। अब तो बहुत हम इतने आगे आधुनिक वर्ल्ड में चल रहे हैं, आई जैसी चीजें आ रही हैं, पर ये सब नहीं है। और इनफैक्ट बहुत लोगों से और बातचीत हुई लोगों की, तो यही पता चल रहा है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं है बंगाल के अंदर। पर इस पूरे चुनाव के अंदर ममता सॉरी अनुपमा जी, क्या लग रहा है इस बार किस तरीके की चीजें चल रही हैं? कुछ लोग जो कोर वोटर बैंक अपना टीएमसी के लिए लेके चल रहे हैं, उसमें बहुत से हिंदू भी हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर बीजेपी बंगाल के अंदर आ गई तो फिर कम्युनल जो वायलेंस है वो बढ़ जाएगा, उनके स्टेट के अंदर जो कम्युनल हार्मनी है वो चली जाएगी। दूसरी ओर बहुत से हिंदू चाहते हैं कि इस बार बीजेपी आए ताकि बांग्लादेशी मुस्लिमों का तो सफाया हो ही हो, पर साथ ही साथ उनके बच्चे जो केमिस्ट्री ऑनर्स बीकॉम ऑनर्स करके बैठे हैं उनको एक जॉब मिल सके, उनको पलायन ना करने पड़े लेबरिंग स्टेट्स के अंदर। आपका क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, चौथी बार ममता बनर्जी की सरकार बनाने के लिए टीएमसी हर एक जद्दोजहद कर रही है, तमाम कोशिशें यहाँ पर हो रही है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपको इतने लंबे टाइम तक किसी राज्य में आप शासन कर रहे हैं, आपका शासनकाल चल रहा है वहां पर, तो आपको फिर अगले इलेक्शन में ये प्रेजेंट करना होता है कि भाई आपने इतने सालों तक किया क्या है, वहां की जनता के लिए क्या किया, विकास के लिए क्या किया, शिक्षा के लिए क्या किया, स्वास्थ्य के लिए क्या किया। तमाम ऐसे मुद्दे हैं और यही मुद्दे जो जनता है उनके दिल में घर करते हैं। अगर आप 5 साल तक अगर किसी नेता को जनता वोट देती है और चुनती है कि भाई अगले 5 साल तक यही हमारा नेता होगा जो हमारी समस्याओं को हल करेगा, क्या वो समस्याएं हल हुई है? मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल का इस बार का जो चुनाव है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। कल यानी 23 अप्रैल को वोटिंग होगी। 152 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होने जा रही है। अब उससे पहले अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, तो जनता यही सोचती है, कहते हैं कि विकास बोलता है। सबसे बड़ी बात है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उस तरीके से विकास किया है जिसके चलते जनता उन्हें लगातार उस विश्वास में रखते हुए उन्हें वोट दे रही थी। अगर हम वाकई में देखिए शिवी, तो आपने भी इस बात का जिक्र किया था, जैसे कि अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो वो पश्चिम बंगाल में उतना अच्छा देखने को नहीं मिला है। जबकि ममता बनर्जी की 15 सालों तक कंटिन्यू सरकार रही और अब एक बार फिर से चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे में जनता ये भी देखेगी, बाकी मुद्दे अलग है, बंगाली संस्कृति का मुद्दा अलग है या फिर तमाम जो चीजें हम देखते हैं पश्चिम बंगाल में वो एक अलग है, कल्चर की बात अलग है, संस्कृति की बात अलग है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है विकास का, डेवलपमेंट का। और मुझे लगता है कि जितना अगर हम पश्चिम बंगाल के विकास को समझे, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझे, तो वो इतना मजबूत नहीं हुआ है। हम पश्चिम बंगाल में एग्जैक्टली। ये देखते हैं कि राजनीति कैसी होती है, संस्कृति पर होती है, भाषा पर होती है, सभ्यता पर होती है, पहनावे पर होती है। लेकिन राजनीति ये नहीं होती कि भाई तुमने कितना विकास कार्य किया है।
है। पश्चिम बंगाल का इलेक्शन हमने देखा, पूरा कवर भी किया कि कौन से नेता ने कौन सा बयान दे दिया, इसने वो बयान दे दिया, इसने ये कह दिया। इस पर तमाम डिबेट हो रही है, तमाम डिस्कशन हो रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दा मुद्दा क्या है? एक राज्य का विकास। क्या वो हुआ है? क्या ममता बनर्जी के राज में वो हुआ है? और अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या बीजेपी वो विकास दे पाएगी? जैसे बीजेपी कहती है कि डबल इंजन की सरकार के फायदे ही अलग होते हैं, तो डबल इंजन की सरकार क्या पश्चिम बंगाल में विकास कर पाती है? किस तरीके से कर पाती है? मुझे लगता है कि जनता ने ये भी सोचना चाहिए। बाकी हिंदू मुस्लिम की राजनीति अलग है, बाकी जो तमाम सियासी बयानबाजियां है उसकी राजनीति अलग है, संस्कृति की राजनीति अलग है, लेकिन यहाँ पर अनुपमा विकास जी, की राजनीति सबसे ऊपर हाँ, होना चाहिए। वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के अंदर ना चाहते हुए भी इस बार ये जो राजनीति है वो तो आ ही गई है। हिंदू मुस्लिम की जो बातचीत है वो तो शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि आप योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट देख लीजिए। उन्होंने बोला कि ये काबा की धरती नहीं है, ये काली माँ की धरती है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी सिमिलर चीजें बोली कि हुमायूं कबीर के अपने आप को बाबर की औलाद समझ रहा है या कुछ भी, हम ये इस धरती को ऐसे नहीं जाने देंगे। बाबरी मस्जिद की स्थापना अगर हम आ गए तब देखते हैं कि कैसा होगा। तो ऐसे बहुत से स्टेटमेंट्स भी आए हैं। बीजेपी के कुछ लोग एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो हिंदू मुस्लिम की बहुत डायरेक्ट बातें नहीं कर रहे हैं, पर इनडायरेक्टली सामने लेकर आ रहे हैं। और स्पेसिफिकली हिमंता बिस्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ का जो डुओ है, ये जब भी कहीं पर आता है अनुपमा जी, हम सबको पता है कि क्यों आता है। ये भगवादारी है, ये फ्लैग बेरर ऑफ हिंदुइज्म है। इनको देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये उसी रिलेटेड बातें होंगी, उसी तरीके से चीजें होंगी। इनफैक्ट बिहार इलेक्शन में भी सेम चीज हुई योगी आदित्यनाथ के स्टेटमेंट्स के अंदर, और तो और यहाँ पे वेस्ट बंगाल में भी सिमिलर चीज हुई। लेकिन इस बार सबसे डिफरेंट जो मुझे सिलेक्शन के अंदर लगा वो ये है कि जितना और सारे इलेक्शंस में डर होता था लोगों के अंदर और ममता ममता चीजें चलती थी, वो इस बार नहीं हो पा रही है। इस बार एंड तक ममता बनर्जी बिल्कुल ही क्वेश्चनेबल पोजीशन में है। और एक और चीज भी है कि वहां पे इतनी ढेर सारी बातचीत इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि अभी भी करीबन 20 से 30 लाख लोगों को पता ही नहीं है कि वो वोट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया के थ्रू जिन 90 लाख लोगों को हटाया गया था उसमें से 60 लाख लोगों का पहले इन लोगों ने एक बनाया कि जहां पे सुनवाई होगी, सुनवाई करके 60 लाख लोगों को हटा दिया, रद्द कर दिया। लेकिन उसमें फिर भी जो 20-30 लाख लोग बचे हुए हैं अभी तक पता नहीं कि आज सुनवाई होगी, अब कल उनका नाम आएगा कि नहीं आएगा। तो इस टाइम पे ना क्या हुआ है कि पूरे इलेक्शन में लोग कंफ्यूज ही रह गए हैं कि किसकी सरकार अच्छी है, हम वोट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसीलिए ये इलेक्शन बहुत डिफरेंट है। वरना अगर बंगाल का इलेक्शन हो, गुंडेगर्दी ना हो, अभी तक 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स ना आए, ये बहुत रेयर चीज है जो देखने को हमेशा ही मिलती थी। और शुभेंदु अधिकारी जी। इस बार ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि वही चीफ मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि पूरे इलेक्शन पर वही हर तरीके से दिखे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी भी राइट हैंड माने जाते थे कभी टीएमसी ये ममता बनर्जी के, और आज उन्हीं के अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं। तो ये सब कुछ अपने आप में बहुत आयरॉनिक होता जा रहा है। वेस्ट बंगाल बिल्कुल, का क्योंकि इलेक्शन शुभेंदु बहुत अधिकारी ने ज्यादा ऐसा है। नंदीग्राम से ममता बनर्जी को करारी शिकस्त दी थी, और वो एग्जैक्टली शिकस्त ममता बनर्जी याद रखती है, और यही वजह है कि उन्होंने अपना जो क्षेत्र है, जो सीट है जहां से वो चुनाव लड़ती थी, उसे ही चेंज कर दिया और सीधे भवानीपुर पहुंच गई। एग्जैक्टली लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ने भी सोच लिया है कि भाई मैं तो ममता बनर्जी को ही हरा के रहूंगा, इसलिए 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, एक तो नंदीग्राम से भी और एक तो भवानीपुर से भी। फिलहाल ये तो सियासी समीकरण देखने वाली बात होगी कि वहां पर क्या जनता फैसला लेती है। लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया चुनावी हिंसा की, तो देखिए अभी हाल ही में एक चुनावी हिंसा देखने को मिली थी पश्चिम मेदिनीपुर के दातन इलाके में। ये पश्चिम बंगाल का हिस्सा है जहां पर बीजेपी प्रत्याशी है अजित कुमार, उन पर जानलेवा हमला हो गया। वो कैसे? टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर चुनावी सभा और रैलियां हो रही थी, उसे संबोधित कर रहे थे। इस दौरान रैलियां भी जा रही थी और अचानक से दोनों ही कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो जाती है, जिसके चलते जो अजित कुमार है, जो बीजेपी के प्रत्याशी, उन पर जानलेवा हमला किया जाता है। अब इसी के बीच में देखिए कि कितनी बड़ी बात है कि कल वोटिंग होना है और वोटिंग से ठीक पहले इस तरीके की घटना सामने आ रही है। तो हम इस बात से तो बिल्कुल भी मतलब इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और चुनावी हिंसा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एग्जैक्टली लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवान हो या फिर चुनाव आयोग भी लगातार पैनी नजर रख रहा है, तो मुश्किल है कि पहले जैसे चुनावी हिंसा देखने को मिली थी उस तरीके की चुनावी हिंसा नहीं होगी। लेकिन जो रिजल्ट है, जो अब वोटिंग होगी, उसके बाद में ही पता चल पाएगा कि जनता क्या फैसला लेती है। और उसके साथ ही साथ तमाम जो सियासी दल है उन्होंने जिस तरीके से तमाम रणनीति बनाई है, वो रणनीति कितनी कामयाब साबित होती है। एबीसी हिंदी न्यूज
आज ही जुड़िए हर खबर के साथ